नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आज बात करेंगे दो सबसे अहम मुद्दों की। पहली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे की, और दूसरी बात करेंगे गाजियाबाद में मेरठ मेट्रो की, रैपिड मेट्रो की बात। तो चलिए अब पहली खबर से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने कारोबारियों के साथ बैठक की और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद थे। 3 दिन में वो 25 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। सीएम ने सिंगापुर में आईटी कॉलेज, सेंट्रल कैंपस और यूरोस्पेस सेंटर का दौरा किया। आईटी एजुकेशन सर्विसेज के साथ एमओयू साइनिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने जीआईसी, डीबीएस और टेमासेक के शीर्ष अधिकारियों से यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क, डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। जीआईसी की यूपी में मौजूदा साझेदारियों जैसे गंगा एक्सप्रेसवे और ग्रीनको परियोजनाओं की सराहना भी की। सिंगापुर दौरे के बाद सीएम 25 फरवरी को जापान जाएंगे। वहां वो टोक्यो से नागोया के बीच 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का परीक्षण यात्रा करेंगे। ये दौरा भारत जापान सहयोग, स्मार्ट मोबिलिटी और सतत परिवहन के क्षेत्र में अनुभव और भविष्य की योजना के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पहले भी मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल और रूस के दौरे कर चुके हैं और विदेश यात्रा के दौरान हमेशा पारंपरिक भगवा परिधान पहनते हैं। तो आज बात करेंगे सीएम योगी के सिंगापुर दौरे को लेकर के कि ये दौरा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस दौरे में और क्या कुछ चीज़ें होंगी, और ये दौरा भारत के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए क्या सौगातें ला सकता है। उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश, क्षेत्र विशेष को कई गति देना इसका उद्देश्य हो सकता है। इसके साथ ही टीमसेक, जीआईसी और डीबीएस बैंक के उच्चाधिकारियों के साथ सिंगापुर में बैठक सीएम योगी के द्वारा की जाएगी, जिसमें चर्चा किया जाएगा। और टीमसेक के साथ आपको बताते चलें कि चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही एमओयूज भी साइन किए गए हैं, 3 एमओयूज साइन किए गए हैं सीएम योगी के द्वारा। सिंगापुर भारत का, आपको बताते चलें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिंगापुर से भारत को 14.94 अरब अमेरिकी डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत के लिए सिंगापुर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर भी, और तमाम चीज़ें इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी बनाती हैं। अब चलिए सबसे पहले स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक श्रीवास्तव जी और उनके साथ हमारे यूपी के संवाददाता अवनीश जी। आप दोनों का स्वागत है। यूपी के जो ये खबर आ रही है जिसमें सीएम योगी सिंगापुर दौरे पर गए हुए हैं, इसके बाद वो जापान दौरे पर जाएंगे, तो सबसे पहले दीपक जी मेरा सवाल आपसे है कि ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है सीएम योगी का? देखिए, यूपी के डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं अदिति, यूपी के विकास की योजनाओं की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ लगभग 10 साल उनके सरकार के 2017 से और अब तक हम देखें तो पूरे होने जा रहे हैं। और इसमें यूपी में जितना बदलाव हुआ है पिछले कई दशकों में नहीं हुआ है, और यही वजह है कि अब इन्वेस्टर यूपी में आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाएं यूपी में लग रही हैं। और इस यात्रा में सबसे बड़ी हम अब अगर बात कहें तो यूपी में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे काम चल रहा, लॉजिस्टिक के जो काम चल रहे हैं, एविएशन में, इंडस्ट्री पार्क में, हॉस्पिटलिटी में, तमाम चीजों में इस बार माना जा रहा है कि लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है। अभी जो पहला इन्वेस्टमेंट का एमयू साइन हुआ है वो 6600 हजार के लगभग जो है इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो निश्चित रूप से यूपी के डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से खासतौर पर लखनऊ की बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं, जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां पे लोगों को रोजगार के लिए, तो उस मायने में, और व्यापारी अब जिस तरह से रुचि दिखा रहे हैं यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस तरह से लोग खुद आगे आ रहे हैं। 10 साल पहले की स्थितियां और आज की स्थितियां एक बराबर नहीं है। 10 साल पहले तक यूपी में उद्योग नहीं चलते थे, जो इंडस्ट्री थी वो
बिजली नहीं होने की वजह से बंद होती थी, सुरक्षा नहीं होती थी लोगों के पास। तो निश्चित रूप से एक डर का जो भय का माहौल था वो खत्म हुआ है। एक सुरक्षित माहौल देने का काम योगी सरकार ने किया है और यही कारण है कि इन्वेस्टर अब खुद आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और यूपी में निवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा जापान और सिंगापुर का कई मायनों में यूपी के डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते खोलने जा रहा है अदिति। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अवनीश जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से सीएम योगी उच्चाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, उसमें एक और कंपनी है जीआईसी। अगर जीआईसी की बात करें तो जीआईसी की यूपी में मौजूदा साझेदारियां हैं, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे और ग्रीनको परियोजना। तो क्या लगता है कि जीआईसी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है यूपी में, या फिर इसके इन्वेस्टमेंट के वजह से जो यूथ है, जो युवा हैं, उनको रोजगार में कितना लाभ हो सकता है? अब बिल्कुल आदित्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह 3 दिवसीय सिंगापुर दौरा जो ही काफी अहम माना जा रहा है, जो कि 22 तारीख से सिंगापुर दौरे पे है सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 25 तारीख को वो जापान में होंगे। अगर पूरे विस्तार की अगर हम बात करें सिंगापुर दौरे की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे के दौरान के चेयरमैन टीओची हियान और उनकी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस लॉजिस्टिक हब और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावना पर विस्तार से इस पे चर्चा हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो दिग्गज वहां के जो उद्योगपति हैं, टेमासेक के चेयरमैन और टीओ चियान और उनकी टीम से मुलाकात के बाद ये उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक बुनियादी ढांचे हैं उसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देना था। और साफ तौर पे टेमासेक के चेयरमैन से चर्चा के दौरान सीएम योगी ने यूपी में संप्रभु निवेश भागीदारी पर बात की है, जिसमें डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब, रिन्यूएबल एनर्जी और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जैसे क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को राज्य को मजबूत नीतिगत ढांचे और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी है। और यह बैठक काफी वैश्विक निवेशकों को यूपी की ओर आकर्षित करने की दिशा में आदिति एक बड़ा कदम है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की थी और उन्होंने एक्स पर प्लेटफॉर्म पर लिखा भी था कि जो सिंगापुर में टोमासेक के जो चेयरमैन है टेओ चियान और उनकी टीम के साथ उत्पादक बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक हब, नवीकरण ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे में संप्रभु निवेश को लेकर भागीदारी का अवसर पर बात हुई है। अब आपने जो बात किया है कि युवाओं को लेकर, तो देखिए ये जो विदेश जो सिंगापुर हो या जापान दौरा हो, जो निवेश जो उत्तर प्रदेश में होगा उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अब तक ये चलती चली आई है कि कहीं ना कहीं युवा जो है वो बेरोजगार है, तो अब उनको रोजगार मिलने का कार्य होगा। जो तमाम जो है कि औद्योगिक बुनियादी ढांचे जो है उसमें भागीदारी के अवसर पर मिलेगा। तो इसको लेकर ये निवेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश राज्य की जो नीति है, जो ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को एक बड़ा लाभ मिलेगा। आदित्य, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इन्वेस्टमेंट का बहुत चांस है यूपी में, काफी बड़ी कंपनियों के आने का भी चांस है और रोजगार के भी चांसेस बढ़ते जा रहे हैं युवाओं के लिए। दीपक जी, अगर इस दौरे के बारे में ओवरऑल बात करें तो सीएम योगी का ये जो दौरा है, क्या ये पूरी तरह से राजनीतिक है या फिर इसमें कुछ औपचारिक कार्यक्रम भी शामिल हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो ये भी जानकारी है कि ये जापान में रोड शो भी करेंगे, जापान के एक मंदिर में भी ये जाएंगे। तो क्या इनका और भी कुछ ऐसा शेड्यूल है? इसके बारे में अगर जानकारी दें। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जापान की बात करें या सिंगापुर में भी अगर हम देखें तो देखिए ये दोनों जो देश हैं वो मैक्सिमम बौद्ध धर्मावलंबी वहां पे हैं और यूपी में कई ऐसे जगह हैं, चाहे कुशीनगर की बात करते हैं या फिर हम सारनाथ की बात करते हैं या फिर हम लुम्बिनी की बात करते हैं जो महाराजगंज और सिद्धार्थनगर से सटा हुआ। ये 3 जो सेंटर हैं वो बौद्ध धर्मियों के लिए एक बड़ा पूजा का स्थान होता है और पूरे विश्व से यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में हर महीने लोगों का आवागमन होता है। सबसे अधिक जो कहें तो सिंगापुर और जापान से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो वहां पे एक धार्मिक जुड़ाव के भी अगर कहें तो स्रोत इस दौरे से होंगे। हनुमान मंदिर जो वहां पे जापान में है, सीएम वहां पे भी जाएंगे, लोगों से भी मिलेंगे क्योंकि इंडिया के तमाम लोग और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के काफी संख्या में लोग सिंगापुर में रहते हैं। वो जानते हैं कि उनके अपने गांव और अपने शहर का डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में काफी हुआ है। वही लोग अब यूपी में निवेश कर रहे हैं अदिति, और वही लोग एक सुरक्षित माहौल को देख करके अपने वतन वापसी की भी बात कर रहे हैं क्योंकि उनको अगर बेहतर चीजें अपने यूपी में मिले, अपने गांव और शहर के पास मिले, तो वो क्यों जाएंगे दूसरे देश में काम करने के लिए। तो लोगों को एक
भरोसा दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में किया है और इसी भरोसे की वजह से हम लोग उनसे मिल रहे हैं। जापान में भी लोगों से मिलने का, वहां पे जो भारतवंशी हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे भी मुख्यमंत्री जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है जापान के और सिंगापुर के वो यूपी में आए, यूपी के अलग अलग शहरों में यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ के जो हॉस्पिटल सेक्टर है या फिर एविएशन सेक्टर है या फिर रोजगार की तमाम जो योजनाएं सरकार चला रही है उसमें वो लोग इन्वेस्ट करें। और मुख्यमंत्री के इस मकसद में आज हम पहले दिन जिस तरह से हमने देखा कि हजारों करोड़ की परियोजनाओं का एमओयू हो चुका है और अभी भी लगातार तमाम, जैसा कि आपने बताया, 25 से अधिक सीईओ से 25 से अधिक कंपनियों के अधिकारियों से मिलने का प्रोग्राम है। तो एक बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री का दौरा। बिल्कुल दीपक जी, जैसा आपने कहा कि वो सिंगापुर में 25 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे, यानी हमारे पास अगर चांस में देखा जाए तो 25 कंपनियां हैं, तो हो सकता है इनमें से कुछ कंपनियां राजी हो जाएं, वो भारत में निवेश करें। तो आपको क्या लगता है कि कौन से क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट भारत में आता है तो कौन सा क्षेत्र आगे बढ़ सकता है? देखिए, सबसे अधिक तो सरकार का फोकस है कि वो रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजन करे। तमाम जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी अपनी फैक्ट्री लगाएंगे या फिर एविएशन में या फिर हॉस्पिटलिटी में, होटल में, इसके अलावा हॉस्पिटल में, जहां भी इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें जो भी लोग पैसा लगाएंगे तो स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। काम करने वाले हमारे यूपी के ही लोग होंगे जो इन चीजों में शामिल होंगे। तो एक बड़ा रोजगार का, लगभग लाखों लोगों के रोजगार का एक अवसर यहाँ पे सरकार प्रदान करने जा रही है इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो लोग काफी खुश हैं। यूपी में भी इस मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के लोगों में काफी खुशी है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यूपी में, वो यूपी के भविष्य के लिए और यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अवनीश जी, एक और बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है योगी जी को लेकर के, वो ये है कि वो वैसे दौरे पे जाते हैं तो वो चप्पल या सैंडल में जाते हैं, इस वाले दौरे पर उन्होंने जूता पहन लिया है। तो ये जूते के पीछे की क्या कोई कहानी है या सीएम योगी बदलाव देख रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? क्या दिखाता है ये उनका इस तरह से जूता पहन के जाना? देखिए आदित्य, निश्चित तौर पे देखिए, अगर पहनावा ओढ़ावे की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो गोरखपुर के यूपी के गोरखपुर के गोरखनाथ के पीठाधीश्वर भी हैं और नाथ संप्रदाय से भी वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए उनका जो संत समाज का जो वो चोला है, जो वो धारण करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक आकर्षक का केंद्र बना होता है। और अगर जूते और चप्पल की अगर बात करें तो ऐसा कोई समीकरण नहीं है। देखिए, चाहे वो विदेश का दौरा है तो यूपी दौरे पर भी हो, आमतौर पर भी कई बार ऐसे देखने को मिले हैं जब वो जूते को धारण करते हैं। लेकिन जो पहनावे की जो लिबास है, योगी आदित्यनाथ जब वो मुख्यमंत्री बनने से पहले जो संत थे उनका गेरुआ वस्त्र उनका लिबास था, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका लिबास है, और इसके पहले भी जब वो विदेश दौरे पर थे तो उनका लिबास उनका संत समाज को वो दर्शाता है, जो वो लिबास को धारण करते हैं। तो हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिबास की अगर हम बात करें तो वो जैसे थे वैसे ही वो अभी हैं। अपने लिबास को लेकर उस पर एक खासा असर योगी आदित्यनाथ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दीपक जी और अवनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, इस दौरे को बेहद अहम बताया जा रहा है। यूपी में निवेश के आसार बढ़ जाएंगे इस दौरे के बाद से, क्योंकि सिंगापुर में जिस तरह से 25 कंपनियों के सीईओ से सीएम मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं यूपी में निवेश के आसार, यूपी में रोजगार के आसार, तकनीक को ले लें या फिर शिक्षण को ले लें या कौशल को ले लें, सतत विकास को ले लें, तमाम चीज़ों को देखते रहें तो ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि इस दौरे से यूपी पे क्या कुछ असर पड़ता है। तो चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के शेष हिस्सों का उद्घाटन किया। इसमें दिल्ली के सरायकेला खां से न्यू अशोक नगर का 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक का 21 किलोमीटर खंड शामिल है। अब दिल्ली से मेरठ की यात्रा सिर्फ 55 मिनट में पूरी हो सकेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन किया, जो देश की सबसे तेज मेट्रो सेवा है। प्रधानमंत्री ने शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और यात्रियों से बातचीत की। रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ
तैयार की गई है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मेट्रो की अधिकतम गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 30 मिनट में पूरा रूट तय करेगी। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो में स्मार्ट टिकटिंग, क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग, आरामदायक सीटें, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, महिलाओं के लिए समर्पित कोच जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। संचालन में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। करीब 80% ड्राइवर स्टाफ महिलाएं होंगी। इस सेवा से दिल्ली एनसीआर में आधुनिक, तेज और सुरक्षित परिवहन की दिशा में बड़ा सुधार हुआ है। भविष्य में दिल्ली अलवर और दिल्ली करनाल रैपिड रेल कॉरिडोर के साथ ही इसे जोड़ा जाएगा। तो चलिए अब दिखाते हैं हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हैदर अली ने एक इसका पूरा जायजा लिया है, एक रिपोर्ट पेश किया, तो आपको पहले वो दिखाना चाहेंगे। लगभग 13,000 करोड़ की लागत से बने रैपिड रेल नमो भारत परियोजना का शिलान्यास बीते एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सराय काले खां से चल के मोदीपुरम तक का ये सफर जो है वो अब सुगम हो चुका है। आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज गाजियाबाद के हम नमो भारत स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ यात्री हैं जिन्होंने आज सफर किया है और उनसे अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है महुआ खबर में। धन्यवाद। आज आप कहाँ से सफर कर आई हैं? मेरठ बेगमपुर। कैसा सफर रहा आपका रैपिड का? रैपिड का सफर पहले बूढ़-बराल से ही करते थे, बहुत अच्छा था। मेरठ से और भी ज्यादा अच्छा हो गया। सबसे बड़े समय की बचत है, समय एंड स्वास्थ्य दोनों ही। किराए को लेकर क्या कहना चाहिए? किराया रीजनेबल है, हमें खुश हैं आप? बहुत। अच्छा, जब सफर करते हैं आप मेट्रो में, आपने दिल्ली मेट्रो देखी होगी, इसके अलावा आपने रैपिड देखा, क्या अंतर आपको नजर आया? सफाई है, चार्जिंग पोर्टेबल है, ये सब है। कॉरिडोर में आपके साथ अटेंडेंट है, ये सब सफाई है। सीटिंग फैसिलिटी भी आपको मिल रही है। सीटिंग बहुत अच्छी है। यस। हमारे साथ और भी सर यहाँ पर मौजूद है, एक जो सफर करके आए। सर आप कहाँ से सफर करके आए हैं? आप मेरठ बेगमपुर। पहले आप सर सफर करते थे तो आपको कितना समय लगता था और आज कितना समय लगा आपको रैपिड से नमो भारत से? हाँ, मैं पिछले 10 साल से सफ़र कर रहा हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो पहले मुझे दिल्ली पहुँचने में करीब 2 से ढाई घंटे लगते थे और उसमें भी कभी ट्रैफिक मिलता था तो काफ़ी जाम की समस्या होती थी। लेकिन पिछले 8 महीने से मैं मेरठ साउथ से सफ़र कर रहा था, वहाँ पे कार पार्क करके फिर मैं दिल्ली जा रहा था। और अभी कल मोदी जी ने जो इनॉग्रेशन करा है अपना, मेरठ से चल गई है, तो ये और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हमारे लिए, जो हम लोग दिल्ली में जॉब करते हैं और गाजियाबाद भी आते हैं, तो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। कितना सफर आपको लगा इस बीच में आप आने में? मेरठ बेगमपुल से मुझे 35 मिनट लगे हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे गाजियाबाद तक आने में। सर कहा जा सकता है, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बहुत से लोग जब मेरठ से नोएडा या गाजियाबाद आते थे या दिल्ली जाते थे जॉब करने के लिए, तो वो यहीं कहीं रेंट पर ले लिया करते थे, रेंट बहुत ज्यादा बढ़ता था। तो अब जो आपको फैसिलिटी आधे घंटे पौने घंटे की मिल गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं भी जैसे दिल्ली मेरा हेडक्वार्टर है, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ अभी, तो वहाँ पे मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये किराया देना पड़ता है। बट अभी मेरे लिए कंफर्टेबल हो गया है कि मैं मेरठ से ही अप एंड डाउन कर सकता हूँ। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं जो यहाँ पर सफर करते हुए आ रहे हैं। ये लगातार जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं और अब जो देश के प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की है इस नमो भारत की, तो देखिए ये रिएक्शन है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। ये वही लोग हैं जो रैपिड में नमो भारत में मेरठ से सफर करते हुए यहाँ आ रहे हैं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है यहाँ पर। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरठ से। मेरठ से आए हैं। मेरठ से आए। कैसा लगा सफर? बढ़िया बढ़िया लगा सफर, बहुत बढ़िया। कितनी मिनट में आ गए आप? हैं? ये हम आ गए आधे घंटे में। आधे घंटे में यहाँ आ गए। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। पहले आप आते थे कितना समय लगता था यहाँ? हमें लगते थे 2 घंटे और अब आधे घंटे में आ गए। देखिए रफ्तार बड़ी है विकास की। हमारे साथ एक युवा भी है। आप कहाँ से आए हैं अभी? मेरठ से। मेरठ में कहाँ से आए हैं? लिसाड़ी गांव से। अच्छा, आप यहाँ पर आप पहुंचे हैं तो कितने मिनट में पहुंच गए आप यहाँ? लगभग 30 मिनट में। 20 मिनट में पहुंच गए। कैसा लग रहा है अनुभव? अच्छा लग रहा है। आप पहले आप जब यहाँ आते थे तो क्या कितना समय लगता था और अब कितना समय लगता है? पहले काफी टाइम लगता था जो ऐसा आते थे, और अब सुविधा काफी कंफर्टेबल हो गया है। और सबसे ये कहना चाहता हूँ भाई दोस्तों, जो मोदी जी ने करा ना बहुत बढ़िया करा, ठीक है। ये देखिए मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं युवा, तो कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगा। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है। हमारे साथ एक सर है जो अभी फैमिली के साथ रैपिड में सफर करके आए नमो भारत में। सर आपने नमो भारत का सफर किया है, कहाँ से आप आए? मैं सर मेरठ से आया हूँ सर। कैसा लगा सफर आपको?
मैं बढ़िया लगा था, पहले भी मतलब मैंने ट्रैवल किया है। अभी क्या है कि हम लोग रहते हैं सिटी में, कैंट में, तो कल ही स्टार्ट हुई है मेट्रो। अभी परतापुर से तो चल रही थी, बट क्या है कि अभी अच्छा लग रहा है। हम लोगों के लिए सुविधाएं हैं, जो डेली आना जाना कर रहे हैं पब्लिक, उनके लिए बहुत बेनिफिट हुआ है और इससे टाइम भी बचेगा और बहुत सारी चीजें जो हैं। हमारे साथ आप, ये आपकी मिसिस हैं, अच्छा इनसे भी बात कर लेते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ आज सफर कर रही थी नमो भारत में, तो आपने देखिए कि क्या आपको अनुभव हुआ इस बीच में, तो आम रोड से आने से, अरे आप नहीं नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पहले भी से सफर कर रखा है, लेकिन बेगमपुर से कभी नहीं गया, परतापुर से काफी बार कर रखा है। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे इस ड्रीम मोदी जी प्रोजेक्ट? को मैं अच्छा रेफरेंस देना चाहूंगी। देखिए खासकर ये वही लोग थे जो आप नमो भारत में सफर करने के बाद आज यहाँ पर उस सफर का अनुभव ले रहे हैं और हुआ खबर पर साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो लगातार यहाँ पर सफर कर रहे हैं, उनका जो समय है वो बच रहा है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए कुछ लोग और भी यहाँ पर सफर करके आए हैं, उनसे जान लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम मोदी नगर से। अच्छा, कैसा रहा अनुभव आपको यहाँ पे सफर करने का? अरे बहुत अच्छा। कितने मिनट में आप यहाँ आ गए? 15 मिनट में। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? बहुत शुक्रिया उनका और ये चलाने के लिए। और रोजे की हालत में हम आराम से आए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। वैसे 1 घंटा लगता है हमें, और इसमें बड़े आराम से आए हैं। क्या कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मेट्रो में भीड़ ज्यादा होती थी, लेकिन यहाँ पर सीटिंग फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी दी गई है। क्लीनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई बहुत अच्छी है और सब कुछ अच्छा है, सीटिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ लोगों का खासकर भी रिएक्शन यही है कि नमो भारत जैसे 13,000 करोड़ की लागत से परियोजना का शिलान्यास किया गया था, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके बाद लोगों को अब राहत की सांस मिलती नजर आ रही है। बने रहिए महुआ खबर के लिए, हैदरी संवाददाता गाजियाबाद। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं, पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं और उनके लिए ये रास्ता कितना आसान हो गया है। हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही है। तो अब चलिए और जानकारी लेते हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हैदर अली। हैदर, नमो भारत रैपिड रेल के बारे में और जानकारी दीजिए, क्योंकि आपने पूरा जायजा लिया है वहां पर जा करके, तो इसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी दीजिए। देखिए अदिति, अगर हम देखें नमो भारत की अगर बात कर ले तो सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर कोई कमियां निकल नहीं सकती हैं। अब हम उस फैसिलिटी की अगर बात कर लेते हैं, देखिए 82 किलोमीटर का ये पूरा रूट था जो 3 फेज में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद लगातार इसमें जो एक ही जो पटरी है ये ट्रेन की, इसी पे 2 ट्रेनें चल रही है, जैसे कि रैपिड है नमो भारत है और उसके साथ साथ मेरठ की जो लोकल मेट्रो है वो भी इसमें चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फैसिलिटी की दिल्ली मेट्रो में ज्यादा खास जो लोग नौकरी करने वाले हैं वो खड़े होकर ज्यादा सफर करते हैं, सीटिंग की फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन इस दोनों ट्रेनों के अंदर, मेरठ मेट्रो के अंदर और रैपिड नमो भारत के अंदर, दोनों सीटिंग एरिया बहुत ज्यादा बनाया गया है। इसके साथ साथ तो खासकर भी जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वीवीआईपी लोग होते हैं, उनके लिए एक प्रीमियम लॉन्च भी बनाया गया है, प्रीमियम डब्बा भी बनाया गया है, एक अलग एक महिलाओं के लिए इसमें अलग डब्बा बनाया गया। तो फैसिलिटी है जो आम मेट्रो से मेट्रो में देखते हुए जो कमी लोगों को नजर आ रही थी, उसको देखते हुए इसका सुधार किया गया है। रैपिड में लोगों को फायदा मिल रहा है क्योंकि बड़ा सफर है, 82 किलोमीटर लंबा सफर है, तो ऐसे में लोगों को आसानी से इसको सुगम बना सके। चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, वाईफाई सुविधा दी गई है, एस्केलेटर ज्यादा मात्रा में दिए गए हैं ताकि जो लोग आने वाले हैं जाने वाले हैं वो आसानी से एस्केलेटर से आ जा सके। इसमें जगह जगह जो इन्होंने ई टिकटिंग का सुविधा इसमें दी गई है। खासकर एक कार्ड बनता है यहाँ पर जो मेट्रो में या रैपिड में, नमो भारत में, मेरठ मेट्रो के अंदर या परिवहन में या लोकल ट्रेन जो होती है उन पर भी टिकट जो है चल जाता है, कार्ड चल जाता है। बिल्कुल, मतलब इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं सभी के लिए, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इसका सबसे मेन पॉइंट आप इसको कह सकते हैं कि इसमें महिला सशक्तिकरण की ओर भी जोर दिया गया है। यानी कि इसमें 80% ड्राइवर स्टाफ जो होंगी वो महिलाएं होंगी। तो इसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी है? देखिए खासकर मोदी जी का खासतौर पर यही कहना है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर वो लगातार ग्राउंड जीरो पर वर्क करते हैं और यही वजह है कि मेट्रो के बाद में अब जो है नमो भारत के अंदर जो 80% जो महिलाएं हैं, चाहे वो चालक हो या इसके अंदर किसी अच्छे पदों पर हो, तो लगातार महिलाएं तैनात की गई हैं ताकि महिलाओं को लेकर जो और महिलाएं यहाँ पर सफर करने वाली है, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली जाने वाली है, उनको एक सुरक्षा का भाव एक पैदा हो सके और लगे उनको कि हाँ वो किसी चीज में कम नहीं है। महिलाएं हालांकि शुरू से ही चाहे रेल से हो चाहे प्लेन तक चलाती हैं महिलाएं, लेकिन अब जो है नमो भारत ट्रेन जो एक आधुनिक सुविधा से लैस है उसको भी चलाती हुई महिलाएं नजर आ रही है। तो ऐसे खासकर महिलाएं हम देखा है, हमने सुबह से 3 दिन से लगातार ग्राउंड जीरो पर वर्क कर रहे हैं, हमने देखा है। तो महिलाओं के ऊपर जो कमान दी गई, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, सफाई व्यवस्था को लेकर हो,
रैपिड के संचालन को लेकर हो, नव भारत के या मेरठ मेट्रो के संचालन को लेकर, तो 80% महिलाओं का जो खासकर भी दबदबा है वो इस ट्रेन के अंदर है, जो खासकर भी देखने के लिए मिल रहा है। और यही वजह है कि महिलाएं को कोच भी इसके अंदर बढ़ा दिए गए हैं, महिलाएं लगातार इसमें सफर कर रही है। जो मेरठ जिनकी ससुराल हुआ करती थी या उनका मायका गाजियाबाद में हुआ करता था, वो महिलाएं लगातार सफर कर रही है, मोदी जी की तारीफ कर रही है, क्योंकि उनके लिए 2.5 घंटे 3 घंटे जो ट्रेन का सफर था वो ज्यादा जड़ता था, जाम बिल्कुल लगातार बिल्कुल, यहाँ हमने मिलता आपकी था। रिपोर्ट में देखा है कि चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, हर कोई तारीफ ही कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल हैदर, समय की कमी है हमारे पास, इसलिए अभी आपको रोकना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से रैपिड मेट्रो को लेकर के, रैपिड रेल को लेकर के जानकारी सामने आ रही है कि ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और अब ये इसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण की ओर भी ध्यान दिया गया है। 80% जो है महिला ड्राइवर होंगी इसमें, स्टाफ होंगी इसमें। तो ये तमाम जानकारी सामने आई है इस मुद्दे को लेकर के, और आपने रिपोर्ट देखी, उसमें लोग कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और वो इस सेवा से कितने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ये हमने साफ तौर पर आपको दिखा दिया है। तो चलिए अब इसी तरह की तमाम जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।